जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एबी एकेडमी। आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक एज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ा था। हमने देखा था किस तरीके से स्टोन एज को तीन भाग में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ स्टोन टूल्स। हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से स्टोन का इस्तेमाल करके टूल्स बनाए जा रहे थे ह्यूमंस के द्वारा और उसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जो हमें हिस्ट्री का जो युग पढ़ना है वो पढ़ना है चैल्कोलिथिक एज। तो हेडिंग डालिए चैल्कोलिथिक एज। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो चैल्को है ये दो नाम से बना है। एक है चैल्को और दूसरा है लिथिक। चैल्को की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कॉपर, और अगर हम लिथिक की बात करें तो हमने देखा था लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो कॉपर प्लस स्टोन, ठीक, इस एज को बोला जाता है चैल्कोलिथिक एज। मतलब इतिहास का वो युग जब पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक, टूल्स बनाने के लिए। मतलब कि यहां पर अगर आप नोटिस करें तो चैल्कोलिथिक एज के पहले हम लोग सिर्फ पत्थर के टूल्स बना रहे थे। ह्यूमंस जो थे वो किसके टूल्स बना रहे थे? पत्थरों के। लेकिन जैसे ही चैल्कोलिथिक एज आया, सबसे पहला मेटल या कहें धातु, ठीक, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमन, ठीक। तो पहला धातु जिसको मानव ने इस्तेमाल किया वो क्या है? कॉपर, ठीक। तो कॉपर वो पहला धातु या मेटल है जिसका इस्तेमाल किया ह्यूमंस ने, ठीक, क्लियर है। तो चैल्कोलिथिक एज मतलब इतिहास का वो पीरियड जिस समय पर तांबे, कॉपर और पत्थर, स्टोन, दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा था एज अ टूल, ठीक। और पहली बार मानव ने मेटल का इस्तेमाल किया, पहली बार, ठीक। वो कौन सा मेटल था? कॉपर, तांबा, ठीक। तो आपको ये याद रखना, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चैल्कोलिथिक एज में इट इज द एज, हिस्टोरिकल एज in which copper and stones are used as a tool. Copper plus stones are used as a tools by human beings. तो ह्यूमंस के द्वारा टूल्स बनाने में कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल करना शुरू करा जाएगा। यहाँ पर कॉपर की बात अगर हम करें तो कॉपर वो पहला मेटल है दैट वाज यूज्ड बाय द ह्यूमंस, क्लियर। तो फर्स्ट मेटल यूज्ड इन ह्यूमन इज यूज्ड इज कॉपर, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो चैल्कोलिथिक एज को रूरल एज भी कहा जाता है, या हम कहें रूरल कल्चर भी कहा जाता है। मतलब रूरल कल्चर का मतलब गांव की संस्कृति, ठीक, गांव की संस्कृति। जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में स्टोन एज में, नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया था। मतलब कृषि का उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा, और मैंने आपको बताया था कि लोग अब स्थायी निवास पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया। परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहला एविडेंस कहां देखा गया था? नियोलिथिक एज में। इससे पहले जब तक हमने कृषि नहीं समझी थी तो हम एक जगह पर ठहर के नहीं रहते थे, हम घुमंतु हुआ करते थे, नोमैडिक हुआ करते थे, हम एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। लेकिन जैसे ही हमने कृषि शुरू करा, ठीक, वैसे ही हमने सबसे पहले क्या किया? स्थायित्व लाया और हम एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये धीरे धीरे लोग एक जगह पर रहने शुरू हो गए तो उस जगह को क्या कहा जाने लगा? विलेज या रूरल सेक्टर। भाई आज भी आप देखें तो गांव में
जो खेती करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, वो अपना अपना घर बना करके गांव में रह रहे हैं। ठीक है, एक परमानेंट सेटलमेंट है ना उनका, एक जगह पर वो परमानेंटली रह रहे हैं। तो चैल्कोलिथिक एज में भी हुआ ये, चूंकि नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, तो धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ। ठीक, और जब परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ, तभी से आया कंसेप्ट ऑफ विलेज। भाई जब एक जगह रहेंगे ना लोग, भाई अब जब कृषि करने लगे हैं तो सब एक जगह पर सीमित होकर के रहेंगे, तो ये विलेज का कंसेप्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, तो रूरल आना शुरू हुआ। ठीक, रूरल कल्चर या विलेज कहेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट था कंसेप्ट ऑफ विलेज। ठीक है, मतलब कि कृषि का जो गांव का जो अवधारणा थी वो शुरू हो गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया रूरल कल्चर कहा जाता है चैल्कोलिथिक कल्चर को। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट और नोट करिए, इस समय पर व्हील मेड पॉटरीज बनानी शुरू हो गई। व्हील मेड पॉटरीज, मैंने आपको बताया था नियोलिथिक एज में हमने पॉटरी बनाने भी शुरू कर दिए थे। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बनाने हमने शुरू कर दिए थे। क्यों बनाने शुरू कर दिए थे? क्योंकि हम कृषि कर रहे थे, अनाज जो पैदावार हो रही थी उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना था। इसके लिए हमने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। आप याद करिए नियोलिथिक एज में मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम जो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे वो हाथ से बने हुए पॉटरीज बना रहे थे। ठीक है, और वहां पर हमें जो पॉटरी मिल रही थी वो मिल रही थी OCW, ऑक्ड कलर्ड पॉटरी, गेरुए कलर की पॉटरी। ठीक, तो अब कैल्कोलिथिक एज में थोड़ा सा और एडवांसमेंट आया और अब व्हील मेड पॉटरीज बनने लगी। मतलब अब चाक पर जो है मिट्टी के बर्तन बनने लगा। आपने देखा होगा कई उसमें चाक पर मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं, एक नीचे व्हील है वो गोल गोल घूमती रहती है। तो अब जो चाक पर बने हुए जो मिट्टी के बर्तन है, चैल्कोलिथिक एज में उसकी शुरुआत हुई। चैल्कोलिथिक एज में उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और चैल्कोलिथिक एज में जो पॉटरीज बनी वो बनी BRW। ये नोट कर लीजिएगा, BRW का फुल फॉर्म है ब्लू, सॉरी, ब्लैक रेड वेयर। तो ब्लैक रेड वेयर पॉटरीज। ठीक, तो ब्लैक रेड वेयर पॉटरी जो है वो चैल्कोलिथिक एज में बननी शुरू हो गई। काले लाल चित्रित मृद भांड, ठीक, काले लाल चित्रित मृद भांड। ठीक, तो अब जो शुरू हुई वो ब्लैक रेड वेयर पॉटरीज। ठीक है, और दूसरा चाक पे बननी शुरू हो गई चैल्कोलिथिक एज में, ये याद रखिएगा। चैल्कोलिथिक एज में चाक पर बननी, व्हील पर बननी पॉटरीज जो है वो स्टार्ट हो गई। इसके अलावा आप एक पॉइंट और नोट करिए, कंसेप्ट ऑफ हाउस। मैंने आपको बताया कि भाई अब लोग रहना शुरू करेंगे। भाई मैंने आपको बताया ना परमानेंट सेटलमेंट अब शुरू हुआ, तो भाई अब रहने के लिए आपको एक घर का कंसेप्ट आएगा। भाई लोग अपना चाहे जैसा भी हो लेकिन एक ठिया बनाएंगे जहां वो रहेंगे। तो चैल्कोलिथिक एज में घरों का कंसेप्ट शुरू हुआ, और घर भी किसके? मिट्टी के, मड हाउसेस। सबसे पहले मिट्टी के घर बनने शुरू हुए। ठीक, तो इसका कंसेप्ट भी इसी टाइम पर शुरू हुआ हाउस का। ठीक, क्योंकि अब देखिए एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो परमानेंट सेटलमेंट होगा, परमानेंट सेटलमेंट होगा तो भाई आपको घर चाहिए ना रहने के लिए। किसमें रहेंगे आप? तो आपको घर चाहिए, तो कंसेप्ट ऑफ हाउस, और वो भी मड का। ठीक, ये शुरू हुआ। इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें, डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लघु उद्योग की शुरुआत हुई। भाई देखिए अभी तक इंसान अपना जो शरीर था वो कैसे ढक रहा था?
अगर आप याद करिए, मैंने स्टोन एज में बताया था, या मैंने ह्यूमन इवोल्यूशन में ये चीज बताई थी कि इंसान पहले जानवर की चमड़ी से अपना तन ढकता था, क्योंकि मोटे मोटे जो जानवर हुआ करते थे उनकी चमड़ी गर्म होती थी। ठीक है, तो उनकी चमड़ी से क्या करता था, इंसान अपने शरीर को ढक लेता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चर शुरू हुआ, वैसे वैसे कपास भी बनना शुरू हुआ, कॉटन बनना शुरू हुआ। ठीक, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई, लोगों ने कपड़े अपने लिए वस्त्र बनाने शुरू किए। भाई कब तक जानवर की खाल पहनेंगे? तो इंसानों ने क्या किया, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप करनी शुरू कर दी। ठीक, तो चैल्कोलिथिक एज में इन पॉइंट्स को आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, चैल्कोलिथिक एज इतिहास का वो समय है जब इंसान ने कॉपर का इस्तेमाल शुरू किया। स्टोन का तो इस्तेमाल वो कर ही रहा था, पत्थर का तो वो इस्तेमाल कर ही रहा था, लेकिन अब उसने कॉपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एज अ टूल मेकिंग। तो इसीलिए इस एज को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। कॉपर सबसे पहला मेटल या धातु है जिसको इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके अलावा चैल्कोलिथिक कल्चर को हम रूरल कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय पर गांव का कंसेप्ट आया, कंसेप्ट ऑफ विलेज। अब ये क्यों आया, मैंने आपको बताया था, नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। अब जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई तो लोगों ने क्या किया, स्थायित्व रहना शुरू किया, एक परमानेंट सेटलमेंट का कंसेप्ट लेके आए। ठीक, तो जाहिर सी बात है, अब बहुत सी जगह लोग एक जगह पर रहेंगे तो उससे क्या होगा, एक गांव बनेगा। ठीक, तो ये गांव का कंसेप्ट जो आया वो चैल्कोलिथिक एज से आया, इसीलिए इसको रूरल कल्चर कहते हैं। इसके बाद इसमें जो पॉटरीज बननी शुरू हुई वो चाक पे बननी शुरू हो गई। जो पहले हाथों से बनाया करते थे अब वो किस पर बनाने लगे, व्हील्स पर बनाने लगे। इसके अलावा बात करें तो इनके समय में मिट्टी के घर का भी कंसेप्ट आया और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी इन्हीं के समय पे डेवलप हुई। ठीक, अब देखिए चैल्कोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो इनमें कई साइट्स ऐसी मिली हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। देखिए समकालीन का मतलब होता है साथ में रहना। ठीक है, मतलब कि कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। समकालीन का मतलब ही यही है, एक समय पर दोनों चीजें मौजूद हैं, तो वो दोनों कंटेम्प्ररी हैं एक दूसरे के। ठीक, तो चैल्कोलिथिक एज जो थी, ये हड़प्पा संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके इसके कुछ साक्ष्य इनके समकालीन भी मिले हैं, इनके बाद में भी मिले हैं और इनके पहले भी मिले हैं। तो इसीलिए इतिहासकारों ने जो चैल्कोलिथिक एज था, चैल्कोलिथिक एज, इसको तीन भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर चैल्कोलिथिक एज को तीन पार्ट्स में बांट दिया गया। मतलब अगर हम बात करें तो जो चैल्कोलिथिक एज है इसको किस आधार पर बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर इनको तीन भाग में बांटा गया। सबसे पहला चैल्कोलिथिक एज की वो साइट्स जो हड़प्पा के पहले रही हैं, मतलब जिसे कहा जाएगा प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर। प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक, तो सबसे पहला क्या था, जो हड़प्पा के पहले जो चैल्कोलिथिक कल्चर था उसको घेर डाला गया प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है हड़प्पा कंटेम्प्रेरी
चैल्कोलिथिक कल्चर, चैल्कोलिथिक। तो दूसरा क्या था? हड़प्पा कंटेम्प्ररी चैल्कोलिथिक कल्चर। अब ऐसा कल्चर चैल्कोलिथिक का जो हड़प्पा के समकालीन है, हड़प्पा के कंटेम्प्ररी, ठीक। और तीसरा जो था वो था पोस्ट हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक। तो प्री हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर। तो समझ में आया आपको? तो चैल्कोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला था हड़प्पा के पहले की चैल्कोलिथिक संस्कृति, प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर। इसके बाद आया हड़प्पा कंटेम्प्ररी चैल्कोलिथिक कल्चर। और तीसरा जो है वो है पोस्ट हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक। तो चैल्कोलिथिक एज को 3 भाग में बांटा गया। यहां तक आपको समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब हम देखेंगे एक एक करके कि हमें कौन कौन से कंटेम्प्ररी या कौन कौन से चैल्कोलिथिक कल्चर हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। मैंने बार बार बोला है, मेरी क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक है। कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहले बात करें प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर। इसमें आपको सिर्फ 2 कल्चर्स के नाम याद करने हैं, पढ़ना नहीं है उसको बहुत डिटेल में। सिर्फ आपको 2 कल्चर्स के नाम याद करने हैं जो प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर में मिले हैं। सबसे पहला कल्चर है सोथी कल्चर। कौन सा कल्चर है? सोथी कल्चर। और ये कहां है? राजस्थान में। कहां है ये? राजस्थान में। तो प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर का सबसे पहला कल्चर कौन सा है? सोथी कल्चर, ठीक। जो कहां है? राजस्थान में, ठीक। इसके बाद अगला बात करें, दूसरा जो कल्चर है प्री हड़प्पन कल्चर, वो है झूकर झाकर। झूकर झाकर कल्चर, ठीक। तो झूकर झाकर कल्चर ये हमें कहां से मिला है? ये मिला है सिंध प्रोविंस से, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान, ठीक। तो प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर में हमको 2 कल्चर मिलते हैं। पहला कल्चर है सोथी कल्चर जो राजस्थान में है, और दूसरा जो कल्चर है वो है झूकर झाकर कल्चर जो सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है, ठीक। आपको सिर्फ ये 2 कल्चर्स के नाम याद रखने हैं कि प्री हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर में हमको ये 2 कल्चर्स मिले, सोथी कल्चर और झूकर झाकर। क्लियर? तो ये था प्री हड़प्पा चैल्कोलिथिक कल्चर। इसके बाद आता है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा कंटेम्प्ररी चैल्कोलिथिक कल्चर। तो हड़प्पा कंटेम्प्ररी चैल्कोलिथिक कल्चर में हमें 4 कल्चर पढ़ने हैं, ठीक है। हमें 4 कल्चर्स पढ़ने हैं हड़प्पा कंटेम्प्ररी चैल्कोलिथिक कल्चर में। सबसे पहला कल्चर है बनास आहाड़ कल्चर। तो सबसे पहला कल्चर क्या है? बनास आहाड़ कल्चर, ठीक। दूसरा बात करें, दूसरा जो कल्चर है वो है बालाथाल कल्चर, ठीक। दूसरा जो कल्चर है वो कौन सा है? बालाथाल कल्चर। तो पहला है बनास आहाड़ कल्चर, दूसरा है बालाथाल कल्चर, तीसरा जो है वो है गणेश्वर कल्चर। तीसरा कौन सा कल्चर है? गणेश्वर कल्चर। ये हड़प्पा के कंटेम्प्ररी कल्चर्स हैं चैल्कोलिथिक एज के,
ठीक, तो बनास आहार कल्चर, बालाथल कल्चर, गणेश्वर कल्चर, और चौथा जो कल्चर आपको याद रखना है ये है गिलुंड कल्चर। ठीक, चौथा जो है वो कौन सा है? गिलुंड कल्चर। तो पहला है बनास आहार कल्चर, दूसरा है बालाथल कल्चर, तीसरा है गणेश्वर कल्चर, और चौथा है गिलुंड कल्चर। ठीक, अब सबसे पहले हेडिंग डालिए बनास आहार कल्चर। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बनास आहार कल्चर। तो बनास आहार कल्चर में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन। बनास आहार कल्चर जो है ये हमें कहां से मिला है? तो ये हमको मिला है राजस्थान से। तो इसकी लोकेशन क्या है? राजस्थान। तो बनास आहार कल्चर की लोकेशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट राजस्थान। ठीक, अब ये हमें मिला कहां से है? तो बनास नदी, बनास एक रिवर है, ठीक है, और ये कल्चर मिला कहां से है? अहाड़ से। अहाड़ एक जगह है, ठीक है, अहाड़ कहाँ है? एक जगह है राजस्थान में। बनास नदी वहां से बहती है और वहीं पर हमको क्या मिला है? बनास अहाड़ कल्चर। ठीक, तो बनास नदी अहाड़, ठीक है, जगह। ठीक, अब देखिए यहां से हमको मेनली जो चीजें मिली है ना वो मिली है कॉपर फर्नेस। कॉपर फर्नेस का मतलब है तांबे की भट्टियां। ठीक है, तो तांबे की भट्टी यहां बड़े पैमाने पर मिली। ठीक है, तो कॉपर फर्नेस जो है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिला है। ठीक है, इसीलिए इस जगह को, बनास आहाड़ कल्चर को, बनास आहाड़ को अगर हम बात करें तो इनको तांबवती भी कहते हैं। तांबवती, ये जो आहाड़ नाम जगह है ना इसको तांबवती भी कहा जाता है। अब यहां पर इसको तांबवती क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर तांबा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिला है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉपर चूंकि यहां से मिला है, तांबा चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहां से मिला है, इसीलिए इस जगह का नाम क्या बन गया? तांबवती। अहाड़ जगह का नाम क्या बन गया? तांबवती, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये हमको मिला है। ठीक, तो कॉपर फर्नेस, तांबवती। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बनास आहाड़ कल्चर को एक्सकवेट किसने किया है? तो ये नाम नोट कर लीजिएगा। इट वॉज एक्सकवेटेड बाय अक्षय कीर्ति व्यास। तो अक्षय कीर्ति व्यास इन्होंने 1953 में इसको एक्सकवेट किया था। तो आपको याद रखना है बनास आहाड़ कल्चर का एक्सकवेशन किसने किया? अक्षय कृतव्यास, कीर्ति व्यास। ठीक है, तो अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। कहां पर इसको लोकेशन है इसकी? राजस्थान में, बनास रिवर अहाड़ जगह पे। यहां से तांबा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिला है, इसीलिए इस जगह को तांबवती भी कहते हैं। और यहां पर बड़े पैमाने पर हमको तांबे की भट्टियां, कॉपर फर्नेस मिले। ठीक है, और इसका एक्सकेवेशन किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953। ठीक, तो ये था बनास आहाड़ कल्चर। समझ में आया आपको बनास आहाड़ कल्चर? तो ये सारे पॉइंट्स बनास आहाड़ कल्चर में नोट कर लीजिएगा। ठीक, समझ में आया आपको बनास आहाड़ कल्चर? ठीक, तो राजस्थान में है, बनास नदी आहाड़ जगह पे। ठीक है, और कॉपर की मात्रा यहां बहुत ज्यादा। अगला जो कल्चर हमको देखना है वो है बालाथल कल्चर। अगला कल्चर कौन सा है? बालाथल कल्चर। बालाथल कल्चर की लोकेशन भी हमको कहां से मिली है? राजस्थान से। ये आप पॉइंट आप नोट करिएगा। सबसे देखिए हेडिंग डालिए बालाथल कल्चर, बनास आहाड़ कल्चर आपने हेडिंग डाल के ये सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब आप डालिए हेडिंग बालाथल कल्चर। बालाथल कल्चर में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इट इज सिचुएटेड
ऑन राजस्थान। इसकी लोकेशन कहाँ है? राजस्थान। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तो इसकी जो डिस्कवरी या हम कहें एक्सकेवेट किसने किया है, तो वो किया है वी.एन. मिश्रा। ठीक है, तो इसको एक्सकेवेट किसने किया है? वी.एन. मिश्रा ने 1962-63 में। ठीक, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बलाथल कल्चर को एक्सकेवेट किसने किया है? तो वी.एन. मिश्रा 1962-63 में। ठीक है, अब यहां से हमको क्या क्या एविडेंस मिले? देखिए, बालाथल कल्चर से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, कॉपर फर्नेस। तो यहां से भी हमको क्या मिली है? कॉपर फर्नेस। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हमें मिट्टी के फोर्ट मिले हैं, मड फोर्टिफिकेशन। मतलब मिट्टी के किले मिले हैं हमको यहाँ से। ठीक है, तो बालाथल कल्चर में क्या क्या मिला? एक तो कॉपर फर्नेस, दूसरा मड फोर्टिफिकेशन, मिट्टी के किले मिले हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेप्रोसी नाम की जो एक डिजीज है, इसका अर्लीस्ट एविडेंस भी हमको बालाथल से ही मिलता है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लेप्रोसी। ठीक, तो लेप्रोसी का अर्लियर एविडेंस हमको कहां से मिला है? बालाथल कल्चर से। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हमको योगा और समाधि के भी अर्ली एविडेंस मिले। योगा और समाधि, अर्ली एविडेंस, ये पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक, अब देखिए, योगा और समाधि के अर्ली एविडेंस किस आधार पर हम कह सकते हैं? हमें इस जगह से, बालाथल कल्चर से हमें एक स्केलेटन मिला है, एक कंकाल मिला है। ठीक, जब हमने खुदाई करी तो हमें एक कंकाल मिला जो योगिक पोस्चर में था। हमें क्या मिला? एक स्केलेटन मिला। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमें क्या मिला है? एक स्केलेटन मिला है, यहां लिख रहा हूं मैं। एक स्केलेटन मिला है जो योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? योगिक पोस्चर में। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि बालाथल के समय पर भी योगा और समाधि के एविडेंस यहां से मिले। योग करते हुए अगर योगिक पोस्चर में कोई स्केलेटन मिल रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि उसने समाधि ली। ठीक, इसके अलावा हमें लेप्रोसी का एविडेंस यहां से मिला है, मड फोर्टिफिकेशन मिला है, और इसके अलावा बात करें तो हमें कॉपर फर्नेस मिली है। ठीक, तो बालाथल कल्चर के पॉइंट्स आपको समझ में आए। सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ है? तो राजस्थान में। इसकी डिस्कवरी किसने करी? वी.एन. मिश्रा 1962-63 में। इसके बाद इसके एविडेंस क्या क्या मिले हैं? तो यहां से कॉपर फर्नेस, मड फोर्टिफिकेशन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लेप्रोसी, और एक ह्यूमन स्केलेटन मिला है जो यौगिक पोस्चर में बैठा है। तो इससे हमें योगा और समाधि के भी एविडेंस मिल रहे हैं। बालाथल कल्चर समझ में आया? ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा एक एक करके। ठीक, इसके बाद जो अगला कल्चर है, ठीक है, ये है गिलुंड कल्चर। ठीक है, गिलुंड कल्चर पहले गणेश्वर पढ़ लेते हैं। गणेश्वर में भी बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये कल्चर राजस्थान में है, बस। इससे ज्यादा इसमें पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। गणेश्वर कल्चर में आपको याद रखना है कि ये कहां पर मिला है? राजस्थान। इसके बाद आता है गिलुंड कल्चर। तो गिलुंड कल्चर में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। गिलुंड कल्चर की अगर हम बात करें तो ये भी हमको कहां से मिला है? राजस्थान से। गिलुंड कल्चर भी कहां से मिला है? राजस्थान से। और इस कल्चर को एक्सकेवेट करने वाले कौन थे? तो नाम लिख लीजिएगा, बीबी लाल। बीबी लाल ने 1957-58 में इसकी खोज करी, गिलुंड कल्चर की। ठीक, तो गिलुंड कल्चर एक तो सबसे पहला पॉइंट की राजस्थान में। दूसरा, बीबी लाल ने एक्सकवेट किया इसको 1957-58 में। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से हमें पकी हुई ईंटों के एविडेंस मिलते हैं, बेक्ड ब्रिक्स के। ये याद रखिए। तो यहां से गिलुंड से हमको क्या मिलता है? पकी हुई ईंटों के एविडेंस मिलते हैं। ठीक, तो यहां पर कौन सा एविडेंस मिला? बेक्ड ब्रिक्स का।
क्लियर है ये? ठीक, तो ये चारों कल्चर थे हड़प्पा कंटेम्प्ररी चैल्कोलिथिक कल्चर। बनास आहार कल्चर, ठीक, बालातल कल्चर, गणेश्वर कल्चर और गिलुंड कल्चर। इसमें से आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, ये जो बालाथल कल्चर है ये एमपीपीएससी के मेंस में पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी के मेंस के पेपर में बालाथल कल्चर पूछा जा चुका है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि इस बार पूछेंगे, वो कुछ और भी पूछ सकते हैं, बट हड़प्पन संस्कृति से कंटेम्प्ररी चैल्कोलिथिक कल्चर में एक कल्चर ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये थे हड़प्पा कंटेम्प्ररी चैल्कोलिथिक। अब हमें पढ़ने हैं पोस्ट हड़प्पा। तो प्री हड़प्पा में हमने देखा दो कल्चर थे, सोथी कल्चर जो राजस्थान में था और झूकर झाकर कल्चर जो सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। हड़प्पा के कंटेम्प्ररी कौन कौन से कल्चर थे? बनास आहाड़, बालाथल, गणेश्वर, गिलोंड। समझ में आया आपको? अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पोस्ट हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक, तो पोस्ट हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हमको दो कल्चर पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला कल्चर है मालवा कल्चर। सबसे पहला कल्चर कौन सा है? मालवा कल्चर। और दूसरा कल्चर की अगर हम बात करें तो दूसरा जो कल्चर है वो है जॉर्वे कल्चर। ये नोट कर लीजिएगा। तो पोस्ट हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर में हमें दो कल्चर्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है हमें मालवा कल्चर और दूसरा हमें पढ़ना है जॉर्वे कल्चर। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मालवा कल्चर। ठीक है, मालवा कल्चर में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मालवा कल्चर और मालवा कल्चर में सबसे पहला पॉइंट डालेंगे इसकी लोकेशन मालवा कल्चर की हमें कहाँ मिली है? तो ये मिली है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक, तो एमपी में आप जानते हैं मालवा एक क्षेत्र है। ठीक है, तो मालवा कल्चर हमको एमपी से मिला है, पहला बात। दूसरा बात, मालवा कल्चर के एक्सकवेटर कौन है, मतलब इसको डिस्कवरी या एक्सकवेट किसने किया? तो ये नाम लिख लीजिए एच डी सांकलिया। तो इसका डिस्कवरी किसने करी या एक्सकवेट किसने किया मालवा के कल्चर को? एच डी सांकलिया ने। ठीक, 1957-58 में। ठीक है, तो 1957-58 में एक्सकवेट किया एच डी सांकलिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से हमें दो प्रोमिनेंट एविडेंस मिल रहे हैं, मतलब दो प्रमुख साक्ष्य मिल रहे हैं। सबसे पहला है मोस्ट एक्सीलेंट पॉटरी। सबसे पहला क्या है? मोस्ट एक्सीलेंट पॉटरी, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें एक्सीलेंट क्वालिटी की पोटरीज मिली है मालवा कल्चर से। ठीक, तो मालवा कल्चर से हमें क्या मिला? मोस्ट एक्सीलेंट पॉटरी। और इसके अलावा हमको एविडेंस मिले हैं ऑल काइंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स के, मतलब सभी प्रकार के अनाज का एविडेंस हमको कहां से मिलता है? मालवा कल्चर से। तो आप ये नोट करिएगा, दो चीजें यहां से मिली हैं। एक तो मिली है बहुत ही एक्सीलेंट पॉटरी, मोस्ट एक्सीलेंट पॉटरी, और दूसरा मिला है एविडेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, सभी प्रकार के अनाजों का जो साक्ष्य है वो यहां से। ठीक, तो समझ में आया आपको मालवा कल्चर? अब इनकी कुछ साइट्स लिख लीजिए, मेजर साइट्स जो है मालवा कल्चर की, नाम लिख लीजिए एक एक करके। सबसे पहली साइट है नावदा टोली। नावदा, ये मैं आपको मालवा कल्चर की साइट्स लिखा रहा हूं। तो सबसे पहली साइट कौन सी है? नावदा टोली। ये कहाँ है? ये है खरगोन जिले में, खरगोन जिला मध्य प्रदेश। ठीक, तो सबसे पहली साइट कौन सी है? नावदा टोली। ये कहां पर है? खरगोन में। ठीक, इसके बाद अगली साइट अगर हम बात करें, अगली साइट है एरण। ठीक है,
ये कहाँ है? सागर में। ठीक है, ये सब हम इतिहास में आगे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, बट अभी आप साइट्स नोट कर लीजिए मालवा कल्चर की। सबसे पहली साइट कौन सी है? नावदा टोली, खरगोन में। इसके बाद दूसरी कौन सी है? एरण, सागर में। ठीक। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी है कायथा, ये उज्जैन में है। ठीक। तो तीसरी साइट नोट करिएगा कायथा, ये उज्जैन में है। ठीक है। और चौथी साइट अगर हम बात करें तो चौथी साइट है नागदा, ये भी उज्जैन में है। ठीक है। तो नावदा टोली खरगोन, एरण सागर, कायथा उज्जैन, नागदा उज्जैन, और इसके अलावा एक और साइट आप नोट कर लीजिए, आवरा। ठीक है, आवरा कहां की है? ये है मंदसौर की। ठीक। तो ये 5 साइट्स हैं मालवा कल्चर की जो मिली है। नावदा टोली खरगोन, एरण सागर, कायथा उज्जैन, नागदा उज्जैन, आवरा मंदसौर, ये 5 साइट्स हैं। और ये नोट करिएगा, सबसे पहली फर्स्ट साइट जो एक्सकेवेट की गई मालवा कल्चर में वो कौन सी थी? नावदा टोली। ठीक। तो ये पॉइंट और लिख लीजिएगा, फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट नावदा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा मालवा कल्चर। ठीक। लोकेशन कहाँ है? एमपी में। एक्सकवेट इनको किसने किया? एच डी सांकलिया ने। यहां से हमें क्या क्या एविडेंस मिले? तो एक्सीलेंट पॉटरी, इसके अलावा हमें ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स के एविडेंस मिले। इनकी प्रमुख जो साइट्स हैं मालवा कल्चर की वो है नावदा टोली खरगोन, एरण सागर, कायथा उज्जैन, नागदा उज्जैन, आवरा मंदसौर। और सबसे पहली साइट कौन सी जो एक्सकेवेट की गई? वो है नावदा टोली। तो ये मालवा कल्चर आपको समझ में आया। अब अगली हेडिंग डालिए जॉर्वे कल्चर। अगली हेडिंग क्या डालिए? जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे कल्चर की अगर हम बात करें तो ये हमको महाराष्ट्र से मिला। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक। तो इसकी लोकेशन हमें कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एविडेंस के रूप में अगर हम बात करें जॉर्वे कल्चर में, तो एविडेंस के रूप में हमको यहाँ से 2 चीजें मिली। पहला हमें मिला है स्प्राउटेड वेयर्स, मतलब कि जो मटके मिले हैं यहाँ पर, ये टोटीदार मटके। आपने देखा हो आजकल मटके आने लगे जिसमें नीचे टोटी लगी होती है। ठीक है। तो यहां से हमको जॉर्वे कल्चर से जो एविडेंस मिला वो मिला स्प्राउटेड वेयर्स का। स्प्राउटेड वेयर्स मतलब टोटीदार, ऐसे मतलब में बर्तन जिसमें टोटी लगी है। ठीक। तो टोटीदार वेयर्स हमको मिले हैं यहां से। इसके बाद हमको यहां से एविडेंस मिला है ऑन क्रीमेशन या बरियल का। पूर्ण क्रीमेशन या बरियल का। तो आपको 2 पॉइंट्स यहां पर याद रखने। जॉर्वे कल्चर से हमको 2 एविडेंस मिले। एक तो हमें मिला स्प्राउटेड, ठीक, स्प्राउटेड वेयर्स टोटीदार। दूसरा उन क्रिमिशन बरियल्स। ठीक। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली है कि यहाँ पर जितनी भी हमारे जितने भी गड्ढे हैं, ठीक है, बरियल्स जितने भी हैं, ये सभी जितनी भी स्केलेटन हमको मिले हैं उसके अंदर से, ठीक, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जॉर्वे कल्चर। जितने भी हमको बरियल्स मिले हैं वो कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो उसका सर है, हेड, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और जो उसका पैर है वो साउथ डायरेक्शन में है। तो सर नॉर्थ डायरेक्शन में और पैर साउथ डायरेक्शन में। ठीक। तो इसीलिए जितने भी बरियल्स हमको मिले हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिले हैं। ठीक।
लोकेशन जॉर्वे कल्चर की कहाँ है? महाराष्ट्र। एविडेंस क्या है? स्प्राउटेड वेयर्स, टोटीदार मटके, इसके अलावा उन क्रीमेशन बरियल्स। क्लियर हुआ ये? और यहाँ के जो बरियल्स हैं उनमें जो स्केलेटन मिला है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिला है, मतलब सर उनका नॉर्थ डायरेक्शन में है और पैर साउथ डायरेक्शन। ये चीज क्लियर हुई? ठीक। अब इसकी भी कुछ मेजर साइट्स नोट कर लीजिए जॉर्वे कल्चर की। तो जॉर्वे कल्चर की कुछ मेजर साइट्स आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली लिखिए इनाम गांव। ये साइट्स हैं जॉर्वे कल्चर की, महाराष्ट्र में ही है। तो सबसे पहली है इनाम गांव, ठीक है। इसके बाद है दायमाबाद, ठीक, दायमाबाद। और तीसरा है चंदोली, ठीक है। तो इनाम गांव, दायमाबाद और चंदोली, तो ये जॉर्वे कल्चर था, ठीक। तो यहां पर आकर के हमारा चैल्कोलिथिक कल्चर कंप्लीट होता है। चैल्कोलिथिक कल्चर में हमने क्या देखा? सबसे पहले मानव ने कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया, तांबे का, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक रूरल कल्चर था, मतलब गांव की संस्कृति यहाँ पर मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नियोलिथिक एज में ही एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट, एक जगह पर स्थायी रूप से रहना, ये भी प्रारंभ हो गया था। अब जाहिर सी बात है विलेज की लोकेशन, अगर विलेज की जो एविडेंस है वो यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब इस कल्चर को क्या माना गया? रूरल कल्चर। क्लियर है? फिर इसके बाद इस कल्चर को भी तीन भाग में बांटा गया। यहाँ पर हमें विलेज का कंसेप्ट मिला, चाक पे बनी पॉटरी, इसके अलावा हमें हाउस, मड हाउसेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक। फिर इस कल्चर को तीन भाग में बांटा गया, प्री हड़प्पा, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। प्री हड़प्पन में हमने देखा सूथी कल्चर और झूकर झाकर। इसके अलावा हड़प्पा में हमने देखा बनास पहाड़, बालाथल, गणेश्वर और गिलुंड। और इसके बाद फिर पोस्ट हड़प्पा में देखा हमने मालवा और जॉर्वे कल्चर। क्लियर? तो यहाँ पर आकर के हमारा चैल्कोलिथिक कल्चर कंप्लीट होता है, चैल्कोलिथिक एज। अब जो हम कल से शुरू करेंगे वो करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जितने भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार इसी बात को, प्लीज नोट्स बनाइए। जो भी मैं इस क्लास में बताता जा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते चलिए। कॉपी में नोट करते चलेंगे तो आगे चल के आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।